हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में पोएट्स के बारे में दी हुई जानकारी पढ़ने के बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। अशोका मित्रन 1931 to 2017, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. अशोका मित्रन, जिनका जन्म पर्यंत 1931 से 2017 तक रहा, यह एक तमिल लेखक थे जो अपनी बुक माय ईयर्स विद बॉस में जेमिनी स्टूडियो में अपने बिताए गए वर्षों के समय का वृतांत देते हैं। यानी वे बताते हैं कि उनके बॉस और साथ ही जेमिनी स्टूडियो के बाकी सदस्यों, कवियों के साथ उनका समय कैसा था। और अपनी बुक में वे अपने बरसों के समय का वृत्तांत देते हैं जो भारत में जीवन के हर पहलू पर फिल्मों के प्रभाव के बारे में बात करते। The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. चेन्नई में स्थित जेमिनी स्टूडियो की स्थापना सन 1940 में हुई थी। It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. यह भारत के फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में यानी भारत में जब फिल्म बनना शुरू ही हुई थी, तब जेमिनी स्टूडियो भारत के सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था। इट्स फाउंडर वॉज एस.एस. वासन और इसके जो संस्थापक थे वो एस.एस. वासन थे। The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Gemini Studio में अशोका मित्रन को अलग अलग विषयों पर अखबार की क्लिप काटना और उन्हें फाइलों में संग्रह करके रखने का काम मिला था। इनमें से कई चीजें उन्हें खुद से हाथों से भी लिखनी पड़ती थी, बहुत सारी जानकारियां। Although he performed an insignificant function, he was the most well-informed of all the members of the Gemini family. हालांकि वे एक महत्वहीन कार्य करते थे, उनका काम ज्यादा प्रभावशाली नहीं था जेमिनी स्टूडियो में, लेकिन फिर भी वे जेमिनी स्टूडियो के परिवार के सभी सदस्यों में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति थे। The following is an excerpt from his book My Years with Boss. यहाँ दी हुई यह स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स उनकी पुस्तक My Years with Boss से ली गई है। यह कहानी उनकी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब ऑथर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Pancake कोई केक से रिलेटेड खाने की चीज नहीं है, ये एक मेकअप ब्रांड का नाम है जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक में भर भर कर आती थी। Geeta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vaijayanti Mala must also have used it. But Rani Agnihotri may not have even heard of it. उस समय की फेमस एक्ट्रेस गीता गार्बो ने इसका यूज किया होगा, मिस गोहर ने इसका यूज किया होगा और वैजयंती माला ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रानी अग्निहोत्री ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा क्योंकि उनके टाइम तक आते आते ये ब्रांड बंद हो चुकी थी। The makeup department of the Gemini Studio was in the upstairs of a building
that was believed to have been Robert Clive's stable. जैमना स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों का अस्तबल माना जाता है। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. शहर में दर्जनों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान बताई जाती हैं, मतलब उसका घर बताया जाता है। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. रॉबर्ट क्लाइव ने अपने छोटे से जीवन में और मद्रास में कुछ समय की अवधि में रहकर बहुत स्थान बदले। Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के दूर दराज के कोनों में कई असंभव युद्ध लड़े और उन युद्धों में जीत हासिल की। उन्होंने साथ ही मद्रास के फोर्ट एस्ट जॉर्ज में बने एस्ट मैरीज चर्च में एक लड़की से शादी रचाई। द मेकअप रूम had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around a half a dozen large mirrors. जैमना स्टूडियो का मेकअप रूम देखने में बाल काटने वाले सैलून जैसा दिखता था। बड़े बड़े शीशों के चारों तरफ दर्जनों चमचमाती लाइट्स लगी होती थी, जो कि किसी सैलून से कम नहीं लगती थी। They were all incandescent lights, so you can imagine the sheer misery of those subjected to makeup. वे सब गर्मी पैदा करने वाली लाइट्स थीं, जिनसे चमचमाती रोशनी और जलाने वाली गर्मी निकलती थी, जिससे लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तुम ये सोच सकते हो कि जो भी मेकअप करवाता होगा उसे कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि उसके सर के ऊपर इतने बल्ब लगे होते थे। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. मेकअप डिपार्टमेंट का पहला हेड एक बंगाली था, जो कि बाद में बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसने स्टूडियो छोड़ दिया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwad Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamil. उसके बाद एक महाराष्ट्रियन वहां का हेड बना, जिसकी सहायता धारवाड़ कर्नाटका का एक व्यक्ति करता था, एक आंध्रा का व्यक्ति, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज और वहां के स्थानीय तमिल लोगों ने की थी। ऑल दिस ये सब मिलकर जैमना स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट हैंडल करते थे। जैमना स्टूडियो में अन्य कई डिपार्टमेंट्स थे जो कि अलग अलग लोगों द्वारा हैंडल किए जाते थे। जो हमारे पोएट हैं उनका भी अलग पोएट डिपार्टमेंट है, वे उसके मेंबर हैं। उसी तरह मेकअप डिपार्टमेंट इन लोगों द्वारा संभाला जाता था। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. यह सब ये दर्शाता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय एकता थी, वहाँ अलग अलग धर्म, जाति और स्थान के लोग मिलकर काम करते थे। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी कहते हैं, और दूरदर्शन पर तो राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम्स बाद में आना शुरू हुए। मतलब इनके द्वारा राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम प्रसारित करने से बहुत पहले ही यहाँ के लोग राष्ट्रीय एकता का पालन करते थे। राष्ट्रीय एकता की जीती जागती मिसाल थी जैमना स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions. ये मेकअप करने वाले मेकअप मैन अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को बदसूरत बना देते थे। ट्रक भरे पड़े पैनकेक्स और कई दूसरे लोशन और पोषण थोप कर लाल रंग के भयानक राक्षस जैसी शक्ल कर देते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. उन दिनों ज्यादातर अंदर चार दीवारी में ही शूटिंग चलती थी और सिर्फ 5% फिल्म ही बाहर शूट की जाती थी।
I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो फिल्म अंदर शूट होती थी और अंदर अंधेरा होता था, जिस वजह से कई सारी स्टूडियोज लाइट लगाई जाती थी और ज्यादा मेकअप लगाकर जो एक्ट्रेस को बदसूरत बना दिया जाता था ताकि वे शूटिंग में प्रेजेंटेबल और दिखे और उनका मेकअप भी समझ आए। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. मेकअप डिपार्टमेंट में अनुभव और कौशल के आधार पर कलाकारों यानी मेकअप करने वालों के बीच काम करने का सख्त बंटवारा था। The makeup man made the chief actor and actress ugly. The senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. जो मुख्य मेकअप मैन था वह हीरो और हीरोइन को बदसूरत बनाता था, उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो और हीरोइन यानी विलन वगैरह को मेकअप करता था और उसका जूनियर असिस्टेंट मुख्य कॉमेडियन का मेकअप करता था। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. जो लोग भीड़ का रोल करते थे उनका मेकअप करना ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी होती थी। यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के पास भी अपना खुद का ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. उन दिनों जब भीड़ की शूटिंग चलती थी तब वह ऑफिस बॉय एक बड़े से पतीले जैसे बर्तन में अपना पेंट घोलता और बारी बारी से भीड़ के मुंह पर पोत देता, मानो कोई दीवार पर पुताई कर रहा हो। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. मेकअप लगाने के प्रोसेस में उनका विचार चेहरे की स्किन पर हर पोर हर रोम छिद्र को बंद करने का था। He was not exactly a boy, he was in his early 40s, having entered the studio a year ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. ये ऑफिस बॉय कोई 18-20 साल का लड़का नहीं था बल्कि करीबन 40 की उम्र का अधेड़ आदमी था। वह कई सालों पहले जेमिनी स्टूडियो में आया था इस उम्मीद में कि वह कोई बड़ा स्टार बन जाएगा या कोई बड़ा स्क्रीन राइटर बन जाएगा या फिर कम से कम डायरेक्टर या लेखक तो बन ही जाएगा, लेकिन यह बेचारा मेकअप डिपार्टमेंट में बस एक ऑफिस बॉय बनकर रह गया। वो छोटा मोटा शायर भी था यानी छोटी मोटी शायरी भी करता था। In those days, I worked in a cubicle, 2 whole sides of which were French windows. I did not know at that time they were called French windows. उन दिनों मैं एक छोटे से कमरे में काम करता था जिसके 2 तरफ फ्रेंच विंडोज लगी थी। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि इन्हें फ्रेंच विंडोज कहते हैं। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. मुझे अपनी चेयर पर बैठकर पूरे दिन और पूरी रात न्यूज़पेपर को काटते देख ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि मैं खाली बैठा रहता हूँ और कोई काम नहीं करता। It is likely that the boss thought likewise too. हालांकि मेरे बॉस भी यही सोचते होंगे। So anyone who felt I should be given some occupation would walk into my cubicle and deliver an extended letter. तो जिसे भी लगता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए वह मेरी कैबिन में घुस आता और एक लंबा चौड़ा भाषण मेरे मुंह पर झाड़ देता। उन्हें लगता था कि मैं फोकट बैठा रहता हूँ और खाली बैठने की वजह से न्यूज़पेपर की क्लिपें काट काट के चिपकाता हूँ। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts.
और वह जो ऑफिस बॉय था वह भी मेरी कैबिन में ही रहता था। वह अपने बारे में मुझे बताता रहता था कि कैसे इस मेकअप डिपार्टमेंट में, जो कि सिर्फ नाई और अय्याश लोगों के लिए है, उसमें कितनी बड़ी साहित्यिक प्रतिभा बर्बाद हो रही है। मेरे जैसे टैलेंटेड लोगों की इधर कोई कदर ही नहीं है, ऐसा वो ऑफिस बॉय पोस्ट से कहता रहता था और अपना दुखड़ा उसे सुनाता रहता था। Soon I was praying for crowd shooting at all the time. Nothing short of it could save me from his epics. जल्दी ही मैं भीड़ की शूटिंग के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। मतलब जो पोएट है वो अब क्राउड शूटिंग के लिए प्रेयर करने लगा, क्योंकि इसके अलावा उसकी बातों से मुझे कोई और नहीं बचा सकता था। क्राउड शूटिंग होगी तो ये महाशय भीड़ का मेकअप करने जाएंगे और मुझे इनकी अटपटी बातों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा पोएट सोचता है। In all instances of destruction, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. डिस्ट्रक्शन के हर मामले में आप हमेशा पाएंगे कि गुस्सा किसी न किसी अकेले व्यक्ति पर ही होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वह सामने से हो या छुपा हुआ। उसी तरह ये ऑफिस बॉय अपने सारे दुखों, अवहेलना और अपमान का कारण सिर्फ एक इंसान को मानता था, जो कि है कोथामंगलम सुब्बू। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के नंबर 2 पर आता है, बॉस के बाद इसी की जगह है। He could not have had a more encouraging opening in films than our grown makeup boy had. सुब्बू का फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश भी ऑफिस बॉय के रूप में ही हुआ था। उन्हें फिल्मों में इससे ज्यादा उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिली जितनी हमारे मेकअप बॉय को मिली है। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. इसके विपरीत अगर हम बात करें तो सुब्बू को और अधिक स्ट्रगल और कठिन समय का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब ना ही कोई प्रॉपर फिल्म निर्माता कंपनी थी और ना ही स्टूडियोज थे। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu could not have had an appreciable lead over our boy. पढ़ाई लिखाई के मामले में भी वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह हमारे ऑफिस बॉय से नीचे ही था। But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के सौभाग्य के कारण उसे शायद अधिक धनवान और अमीर स्थितियां और लोगों के साथ रहने का अनुभव रहा होगा। He had the ability to look cheerful at all times, even after having a hand in a flop film. सुब्बू के पास हर समय खुश रहने की कला थी, यहाँ तक कि कोई फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी वह निराश या हताश नहीं होता था, वह तब भी खुश ही रहता था। He always had work for somebody. He could never do things on his own. वह हमेशा दूसरे लोगों के लिए ही काम करता था, खुद के लिए कभी काम नहीं करता था। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. लेकिन उसकी वफादारी की भावना ने उसे अपने बॉस के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। सब लोग उसे पसंद करते थे और बॉस भी उसे पसंद करता था। He was tailor-made for films. सुब्बू फिल्मों के लिए ही बने थे, वे इसमें सबसे माहिर थे। Here was a man who could be inspired when commanded. कभी कभी तो वे डायरेक्टर से अच्छी डायरेक्टरी कर देते थे और डायरेक्टर को भी समझा देते थे कि ये सीन ऐसे शूट करो और उस सीन को इस तरह शूट करो।
वह एक ऐसे आदमी थे जिसे आदेश मिलने पर प्रेरित किया जा सकता था। The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे माने कि एक सीन की शूटिंग करनी है कि चूहा पानी के अंदर शेरनी से लड़ाई करता है और उसे मार देता है, लेकिन वह उसके बच्चों पर दया करता है और उन्हें प्यार से रखता है। I don't know how to do this scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. मुझे नहीं पता मैं ये सीन कैसे करूं। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बस ये कहता ही है कि सुब्बू सीन को शूट करने के 4 तरीके पेश कर देता है कि कैसे चूहा अपने दुश्मन के बच्चों पर प्यार लुटाएगा। Good, but I am not sure it is effective enough. अच्छा है, लेकिन मैं पूरी तरह से इसके लिए सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता ये इतना खास आइडिया है। The producer would say, and in a minute, Subbu would come out with 14 more alternatives. प्रोड्यूसर ऐसा कहेगा ही कि अगले ही मिनट में सुब्बू 14 नए तरीके पेश कर देगा कि ऐसे शूट करो, वैसे शूट करो, इस तरह उस तरह। मतलब उसके दिमाग में इतने आइडियाज थे कि वह पूरे जेमिनी स्टूडियो को अपने दम पर चला सकता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू जैसे व्यक्ति की मौजूदगी में फिल्म बनाना बहुत ही आसान काम होता होगा, और था भी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर्स में, मतलब जब जेमिनी स्टूडियो प्रचलित और टॉप प्लेस पर था, तब सुब्बू ने ही उसे सही डायरेक्शन दिखाई और उसे डेफिनेशन दी। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. सुब्बू की कवि के रूप में एक अलग पहचान थी, और हालांकि वह कठिन और हायर फॉर्म में कविताएं लिख सकते थे, मगर वे जानबूझकर अपनी कविताएं सरल भाषा में लिखते थे जो कि आम सामान्य लोगों की समझ में आ सके। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. फिल्म कैरियर में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को कम महत्वपूर्ण और छोटा कर दिया। बहुत कम और चुनिंदा लोग जानते थे कि सुब्बू कविताएं भी लिख सकती हैं। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thalana Mahambal, with dozens of very deftly etched characters. हालांकि उन्होंने लोकगीत और कथाएं भी लिखी हैं। ऐसे ही उनके द्वारा लिखी गई एक नोवेल है जिसका नाम थिलाना महाम्बल है। इसमें उन्होंने बड़ी ही कुशलता से दर्जनों कैरेक्टर्स डाले थे। ये नोवेल काफी ज्यादा फेमस और लोकप्रिय रही है। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. 20वीं शताब्दी की देवदासिस की मानसिकता और तौर तरीकों को उन्होंने काफी सफलतापूर्वक इस नोवेल में लिखा है। He was an amazing actor. सुब्बू एक बेहतरीन अभिनेता थे। He never aspired to the lead role. लेकिन उन्होंने कभी लीड और मेल रोल के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player. लेकिन उन्होंने जिस भी फिल्म में जो भी रोल प्ले किया वो बहुत ही शिद्दत और तरीके से किया।
वे मुख्य एक्टर से भी अच्छा परफॉर्म करते थे और एक्टिंग स्किल्स में मेन एक्टर को भी पीछे छोड़ देते थे। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relatives and acquaintances. सुब्बू दिल का बहुत सच्चा आदमी था। उनका हर किसी के प्रति इतना सच्चा प्यार था कि उनका घर दर्जनों करीबियों, रिश्तेदारों और परिचित लोगों का परमानेंट घर बन गया था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. इसके साथ ही वह दयालु और खुले दिल वाला व्यक्ति था। ऐसा लगता था कि सुब्बू के स्वभाव के विरुद्ध था कि वह इस बात के प्रति चिंतित और जागरूक भी रहे कि वह कितनों को खाना खिला रहा है और कितनों को सहारा दे रहा है। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. इतना दयालु और फिजूल खर्च व्यक्ति था सुब्बू और फिर भी उनके दुश्मन थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or was it his general demeanor that resembled a psychopath? इतना अच्छा होने के बावजूद ऑफिस के कुछ लोग उनसे फिर भी ईर्ष्या करते थे। क्या ये इसलिए था क्योंकि वे बॉस के साथ बहुत करीबी और आत्मीय थे, या यह उनका सामान्य बिहेवियर था जो कि चापलूस से मिलता जुलता था? All his readiness to say nice things about everything, या हर चीज के बारे में अच्छी बात कहने की उनकी तत्परता, यानी हर चीज पर पॉजिटिव बोलने को वो तैयार रहते थे, क्योंकि सुब्बू खुद ही एक खुशमिजाज व्यक्ति थे। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. इस मामले में बात करें तो मेकअप डिपार्टमेंट में एक आदमी था जो सुब्बू के लिए सबसे बुरी चीजें चाहता था, यानी ये हमारा ऑफिस बॉय ही था जो सुब्बू के लिए बुरा चाहता था, क्योंकि सब उससे ईर्ष्या करते थे। You saw Subbu always with the boss. But in the attendance roles, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. हालांकि आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ ही पाएंगे, लेकिन अटेंडेंस रोल्स में उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया था जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट। इस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील था और लेखक और कवियों का एक सभा शामिल थी। The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. वैसे तो कानूनी तौर पर वकील को कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है, एक लीगल एडवाइजर के रूप में, लेकिन सब लोग उसे इसका उल्टा मानते थे। मतलब जो स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लॉयर था उसको कोई कानूनी सलाहकार नहीं मानता था। मतलब वो जो लॉयर कानूनी काम के साथ गैर कानूनी काम भी करता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the set. एक बार एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जो कि बहुत गुस्सैल भी थी। एक बार वह सेट्स वगैरह के ऊपर भड़क गई, मतलब जो फोटोग्राफर फिल्म में जो सेट होते हैं उन लोगों के ऊपर भड़क गई और उसने कुछ सुना दिया उन लोगों को। While everyone stood stunned, the lawyer quietly shifted on the recording equipment. जब सब लोग सन्न खड़े रह गए थे और उसको सुन रहे थे चुपचाप, तब उस लॉयर ने एकदम चुपके से रिकॉर्डर चालू कर दिया और उसकी सारी बोली गई बातें रिकॉर्ड कर ली। When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. फिर बोलते बोलते जब वह एक्ट्रेस थोड़ा थक गई और सांस लेने के लिए थोड़ा रुकी, तब लॉयर ने उससे कहा, 1 मिनट सुनिए प्लीज, और रिकॉर्डिंग को उसके सामने चला दिया।
There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer. प्रोड्यूसर के खिलाफ गुस्से में अभिनेत्री ने जो भाषण दिया था, हालांकि उसमें कुछ भी फंसाने वाला, अशोभनीय शब्द या कोई घिनौनी बात नहीं बोली गई थी। But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. लेकिन जब उसने अपनी ही आवाज फिर से उस रिकॉर्डर से सुनी तो वह तन्य रह गई, घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। उसे लग रहा था कि अब वो फंस गई है। A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. गांव देहात की रहने वाली वो लड़की थी, वह पहले इन सब ब्लैकमेलिंग टाइप चीजों से नहीं गुजरी थी। वह सीधे उस ऊंचे पद पर यानी वह सीधे उस एक्ट्रेस के पद पर धकेल दी गई थी, लेकिन वह इन स्टेजेस से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर उस महत्वपूर्ण और परिष्कृत पद से पहले आते हैं। वह इन सबसे बिल्कुल डरी हुई और अनजान थी। मतलब जब कोई इंसान फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो उसको मतलब बहुत सारी ब्लैकमेलिंग और झांसे और बातें और सब बहुत चीजों से गुजर के जाना पड़ता है और तब वो उस पद पर पहुंचता है जहाँ वो एकदम मजबूत बन जाता है। लेकिन ये जो लड़की थी, ये इसने कभी सब सहा नहीं था, डायरेक्ट बन गई थी, तो ये सब के बारे में जानती नहीं थी, तो पहली बार में हर कोई इंसान घबरा जाता है। She never quite recovered from the terror she felt that day. वह उस आतंक या सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाई जो उसने उस दिन अनुभव किया था। That was the end of a brief and brilliant acting career. और फिर उस लड़की के कम समय का लेकिन बहुत ही शानदार एक्टिंग करियर बर्बाद हो चुका था। The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. जाने अनजाने में वकील ने उस लड़की को बहुत दुख पहुंचाया और उसका अच्छा खासा एक्टिंग करियर भी खत्म कर दिया। While every other members of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. स्टोरी डिपार्टमेंट का हर एक मेंबर धोती और सफेद रंग की एक बड़ी और अजीब सी सिलाई की हुई खादी की शर्ट पहनते थे। सबके एक जैसे पहनावे के पैटर्न के कारण ये एक यूनिफॉर्म बन गई थी स्टोरी डिपार्टमेंट की। The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. लेकिन मगर ये जो लॉयर था ये पैंट शर्ट और एक टाई पहनता था और कभी कभी कोट भी पहन लेता था जो कि मेल का कोट लगता था और इन कपड़ों में वह भीड़ में सबसे अलग दिखता था। Often he looked alone and helpless. वह लॉयर ज्यादातर देखने में अकेला और मजबूर समझ आता था, लेकिन वो था नहीं। A man of cold logic in a crowd of dreamers. सपने दस्ताओं की भीड़ में निर्दयी तर्क का एक आदमी, यानी जो लोग ख्यालों में रहते हैं, सपने देखने वालों के बीच में एक लॉजिकल और एक निर्दयी यानी एक कटु सत्य बोलने वाला व्यक्ति था वो। A neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. मतलब वह जो व्यक्ति था लॉयर, वह प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातों वाला व्यक्ति था, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उसके पास के इमोशनल लोगों के जैसे था। गांधीतियों यानी गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करने वाले लोग और खादीतियों यानी वे लोग जो खादी के कपड़े पहनते थे, जो कि जेमिनी स्टूडियो में एक तरह की यूनिफॉर्म थी।
उन लोगों की सभा में वकील एक न्यूट्रल व्यक्ति था जो किसी के पक्ष में नहीं रहता था। वह एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था और प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास रखता था। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film and threw a lot of raw stock and pancakes were used on it. Not much came of the film. वह उनमें से एक ऐसा व्यक्ति वह उन व्यक्तियों में से एक था जो बॉस के करीबी थे और इसी कारण उसे फिल्म प्रोड्यूस करने की बॉस द्वारा अनुमति दे दी गई थी। हालांकि उस फिल्म पर बहुत सारा रॉ स्टॉक मटेरियल और मेकअप प्रोडक्ट्स पैनकेक्स के इन सब का यूज किया गया था, लेकिन फिर भी वह फिल्म कुछ खास चली नहीं और उस फिल्म से कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. फिर एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद करवा दिया इसी के चलते, और यह पूरे इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा जहां एक लॉयर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि हम कवियों को घर जाने के लिए बोल दिया गया था। Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and Harindranath Chattopadhyay. Gemini Studio एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का सबसे पसंदीदा अड्डा था। अड्डा मतलब मीटिंग हॉल मान लो, जहाँ पर ये लोग इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे, टाइम पास करते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. जेमिनी स्टूडियो में एक शानदार मेस थी जो कि दिन में हर समय और रात में भी कई बार अच्छी कॉफी सप्लाई करती थी, जो कि इन लोगों को बहुत पसंद था। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये वो दिन थे जब कांग्रेस का शासन था और सारे पोस्ट्स मिलके पोस्ट डिपार्टमेंट में कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाने की बात करते थे और एक कप चाय के लिए सब मीटिंग करते थे और बातचीत करते थे। उन लोगों के लिए ये उनका सबसे पसंदीदा मनोरंजन था। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. ऑफिस बॉयज और कुछ क्लर्क को छोड़कर जेमिनी स्टूडियो में बाकी सबके पास फुर्सत होती थी। सब फ्री बैठते थे तो अपना टाइम काटने के लिए बातें करते थे अलग अलग टॉपिक्स पर। Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से ज्यादातर लोग खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी और उनके आदर्शों को मानते थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं थी। गांधी छोड़ो, उन्हें किसी भी नेता के विचारों के बारे में समझ नहीं थी। वे सिर्फ इस टॉपिक पर बात करते थे अपना समय काटने के लिए। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिस्ट। वे सभी कम्युनिज्म के विरोधी थे। A communist is a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. कम्युनिज्म को मानने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? कम्युनिज्म को मानने वाले को कम्युनिस्ट कहा जाता है। उनके अनुसार कम्युनिस्ट लोग ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही उन्हें भगवान का डर होता है।
ना ही वे पाप को मानते हैं और ना ही वे पुण्य को मानते हैं। उनके अंदर प्यार और इंसानियत नहीं होते। उससे तो अपने माँ बाप और बच्चों को मारने का भी कोई पछतावा नहीं होता है। वह तो सिर्फ बेकसूर और मासूम लोगों में आतंक, हिंसा और मारकाट फैलाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट, उनके नजरिए में कम्युनिस्ट की डेफिनेशन यही होती थी। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. उस समय ऐसी धारणाएं पूरे साउथ में प्रचलित थीं और जेमिनी स्टूडियो के खादी पहनने वाले कवियों के बीच भी फैली हुई थी और इसका सबूत जल्द ही मिलने वाला था। When Frank Buchman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट सेना, जिसमें लगभग 200 लोग थे या 200 से अधिक, उन्होंने 1952 के टाइम में मद्रास का दौरा किया था, यानी वे लोग मद्रास में घूमने आए थे, तब उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो से ज्यादा प्यार से स्वागत करने वाला कोई नहीं मिला था। Someone called the group an international circus. They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. किसी ने इस ग्रुप को एक इंटरनेशनल सर्कस कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हें सर्कस की कोई कला नहीं आती थी। वे ट्रेपीज पर बहुत अच्छे नहीं थे और जानवरों से उनकी जान पहचान बस खाने की टेबल पर ही थी। मतलब वे लोग मांसाहारी लोग थे जिनमें जानवरों के प्रति दया का भाव नहीं था। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 2 नाटक बनाए थे। देयर जोनाथन वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. इनके बनाए हुए नाटक जोनाथन वैली और द फॉरगेटन फैक्टर के मद्रास में अनगिनत शोज हुए। The Gemini family of 600 saw the place over and over again. Along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the place over and over again. और इसके साथ ही शहर के बाकी लोगों के अलावा जेमिनी स्टूडियो के करीबन 600 लोगों ने मिलकर इस शोज को बार बार देखा, क्योंकि ये उस टाइम बहुत ही फेमस भी था और बहुत अच्छा भी था। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first. इन शोज का जो मैसेज होता था वह बहुत ही साधारण और सरल था, लेकिन इन शोज के सेटअप और जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वे 1 नंबर के होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम इयर्स almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathon Valley. मद्रास और तमिल की ड्रामा कम्युनिटीज इन शोज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और कुछ सालों तक तो ज्यादातर सभी तमिल शोज में जोनाथन वैली की तरह ही सनसेट और सनराइज के सीन डाले गए थे, विद अ बेयर स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लोर। और जिसका बैकग्राउंड कैसा होता था, जिसमें एक खाली स्टेज बनाते थे और बैकग्राउंड में सफेद रंग के पर्दे लगे होते थे और बंसी की एक धुन बनाई जाती थी। मतलब ये सेम टू सेम जैसे जोनाथन वैली में सीन था वैसे ये लोग कॉपी करते थे, क्योंकि उन्हें वह सीन इतना पसंद आया था कि ये अब सब उसी की कॉपी कर रहे हैं। It was some years later
that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. कुछ सालों बाद मुझे यह पता चला, ये ऑथर कह रहा है, ऑथर, कुछ सालों बाद मुझे यह पता चला कि एमआरए इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक आंदोलन था और मद्रास के मिस्टर वासन जैसे बड़े बड़े लोग उनके हाथों में खिलौना बनकर रह गए थे। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. आगे पोइट कह रहा है कि हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि एमआरए हो या ना हो, कम्युनिज्म हो या ना हो, इन बड़े लोगों के और उनके कंपनी वगैरह के पहलू एक जैसे बने रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आया। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. Gemini Studio के स्टाफ ने कम से कम 20 नेशनलिटी यानी 20 कंट्रीज के हर रंग और ढांचे के 200 लोगों को होस्ट करा और उनके साथ अच्छा समय बिताया। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. और ये मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय द्वारा मोटी परतों वाले मेकअप से थप्पड़ खाने के लिए इंतजार कर रहे क्राउड प्लेयर्स जो थे, उनके बीच एक बदलाव था। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीनों बाद मद्रास के बिग बॉसेस का टेलीफोन बजा और एक बार फिर से किसी नए विजिटर के स्वागत के लिए हम लोगों ने जेमिनी स्टूडियो के पूरे शूटिंग स्टेज की साफ सफाई की। All they said was that he was a poet from England. उन्होंने हमें बस इतना बताया, मतलब वहाँ के जो बॉस वगैरह थे जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने पोइट्स को बस यही बताया कि वह विजिटर इंग्लैंड का कोई पोइट है, इंग्लैंड का कोई कवि है। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. जेमिनी स्टूडियो का जो सामान्य स्टाफ था, सामान्य लोग थे, वे इंग्लैंड के सिर्फ गिने चुने कवियों को जानते थे, जो थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. जो और ज्यादा पढ़े लिखे थे वे कीट्स, शैली और बायरन को भी जानते थे। And one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. और ज्यादा से ज्यादा एक या दो शायद ही एलियट को सिर्फ उसके नाम से जानते होंगे। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? अगर इनमें से कोई पोइट नहीं आ रहा है तो वह कौन कवि था जो जेमिनी स्टूडियो विजिट करने आने वाला था? हम भी उसके बारे में नहीं जानते थे और जो सारे पोस्ट थे, हाँ, वो उत्सुक भी थे उसकी मतलब रिवील करने के लिए कि कौन पोइट आ। He is not a poet. He is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. लेकिन रियलिटी में वह विजिटर कोई कवि नहीं है, वह तो एक एडिटर है। यह हमारा अनुमान है, तभी तो बॉस उसके लिए इतना बड़ा रिसेप्शन रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बॉस एसएस वासन भी एक तमिल वीकली आनंदा विकाटन के एडिटर रहे हैं। He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras.
that is those known as the Gemini Studios. वह अनजान व्यक्ति मद्रास में लोगों द्वारा जानने वाली किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस का एडिटर नहीं था, यानी वो जो जेमिनी स्टूडियो में जाने जाते थे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well-informed among us know. हमने यह अनुमान लगाया था कि वह कभी किसी डेली न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, मतलब एडिटर तो होगा लेकिन किसी लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, लेकिन वह द मैनचेस्टर गार्डियन या द लंदन जैसी बड़ी न्यूज़पेपर्स या पब्लिकेशंस का एडिटर तो नहीं है। जो हम लोगों में से सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति था उसको भी बस इतना ही पता था। तो आखिरकार यह कौन है जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही थी? अगर ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो हमारे बॉस भी इसकी तैयारियों में क्यों जुटे हैं? आगे पढ़ते हैं। At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. आखिरकार दोपहर के 4 बजे के करीब वह कवि, जो कि एडिटर भी कहा जा रहा था, वह जेमिनी स्टूडियो पहुंच चुका था। He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. वह एक लंबे कद का अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति था जो कि बहुत सीरियस फेस लेकर के स्टेज पर आया हुआ था, और ऑब्वियसली वह हम सभी से बहुत अनजान भी था। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा था, ना उसकी हमने कभी कहीं पिक्चर देखी थी। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. शूटिंग स्टेज पर 6 से 7 जमीन से लगाए हुए पंखे लगे हुए थे। उसके बाद जो हमारे बॉस हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. और उनके बॉस की स्पीच से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वे भी उस ब्रिटिश मेहमान यानी उस पोएट के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते थे। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. वह स्पीच बहुत ही सरल और सादा भाषा में थी, लेकिन उसमें जहाँ तहाँ फ्रीडम और यानी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जैसे शब्दों का काफी यूज किया गया था। Then the poet spoke. उसके बाद वो पोएट बोलता है। He could not have addressed a more dazed and silenced audience. लेकिन हम में से किसी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. हम में से कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और एक तो उसका बोलने का तरीका यानी उसका ब्रिटिश एसेंट ही कुछ ऐसा था कि जो कि उसकी बात समझने के लिए हमारी हर कोशिश को नाकाम कर रहा था। उसके बाद द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। यह सब भाषणबाजी करीबन 1 घंटे तक चलती रही। Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. उसके बाद वह कवि वहां से चला गया और हम सब पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज्ड बैठे हुए थे। What are we doing? What is an English poet
doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people. सारे पोस्ट्स वगैरह सारा स्टाफ यह सोच रहा था कि हम कर क्या रहे हैं इधर, और उससे बड़ी बात तो यह थी कि साला कि ब्रिटिश का पोएट यहाँ जेमिनी स्टूडियो में करने क्या आया था, जो कि लोगों के लिए तमिल फिल्म्स बनाती है। वहां पर एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति का क्या प्रयोजन था? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी कविताओं का स्वाद लेने की संभावना सबसे कम थी, उधर इंग्लिश के इतने बड़े पोएट को बुलाया गया था। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. कभी भी काफी हैरान दिख रहा था, क्योंकि उसे भी वहां एक इंग्लिश पोएट होने के रोमांच और परेशानियों के बारे में अपनी बात सही नहीं लग रही होगी। उसे लग रहा होगा कि ये लोग समझ भी पा रहे हैं मेरी बात कि मैं ऐसे इधर बकने आया हूँ। उसका आना और जाना बस एक अनसुलझी रहस्य बनकर रह गया था। हम ये कभी पता ही नहीं कर पाए कि वो व्यक्ति कौन था। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. दुनिया के महान लेखक इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिन ब दिन मेरा यह पक्का विश्वास होता जा रहा है कि गद्य लेखन यानी जो स्टोरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोज राइटिंग, की प्रोज राइटिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम नहीं है और ना ही हो सकता है। इट इज फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. यह उस धैर्यवान, कंसिस्टेंट और दृढ़ निश्चयी मेहनती व्यक्ति के लिए है जिसका दिल इतना सिकुड़ा हुआ और मजबूत है कि कुछ भी इसे अब तोड़ नहीं सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज भी इसके दिल को ठोस नहीं पहुंचा सकती है। Rejection slips don't mean a thing to him. Rejection slips तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। He at once set about making a fresh copy of the long prose piece and sent it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. वह तुरंत उस लंबे गद्य लेख की एक नई कॉपी तैयार करने में जुट जाता है और उस मनुस्क्रिप्ट को वापस करने के लिए डाक टिकट लगाकर उसे दूसरे एडिटर के पास भेज देता है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू नामक एक इंडियन न्यूज़पेपर, जो कि पहले के टाइम पे काफी सबसे ज्यादा यही फेमस था, सही बताऊं तो उस न्यूज़पेपर ने एक महत्वहीन पन्ने के, मतलब एक बेकार न्यूज़पेपर के पन्ने के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी घोषणा यानी एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट चिपका दिया था, जो कि द इनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा आयोजित की जा रही शॉर्ट स्टोरी की एक प्रतियोगिता के बारे में था। मतलब जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसने
द इनकाउंटर नाम की पत्रिका का एडवर्टाइजमेंट डाला था, जो कि एक प्रतियोगिता रख रही थी शॉर्ट स्टोरी के बारे में। ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वॉज नॉट अ नोन कमोडिटी अमॉन्ग द जेमिनी लिटरेटी। और बेशक एनकाउंटर जो जेमिनी स्टूडियो के साहित्यिक लोगों के बीच एक जानी मानी पत्रिका नहीं थी, और जो मैं था वो भी, मैं यानी जो हमारा पोएट था वो भी इससे अनजान थे। उनको भी, अशोकामित्रन थे, उनको भी इस क्या नाम है, द इनकाउंटर नाम की पत्रिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पे इतनी फेमस नहीं थे। वैसे अगर कंटेस्ट की बात करें तो ये यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जो लेखक धैर्यवान और दृढ़ होते हैं, जिनके लिए और उनके लिए अखबार के एक छोटे से कोने में दी हुई प्रतियोगिताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं उन लोगों के लिए। तो इसके बाद कहानी में आगे चलते हैं। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. फिर पोइट सोच रहा है कि द इनकाउंटर द्वारा प्रायोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसकी बहुत इच्छा हुई, लेकिन फिर वो आगे कहता है कि मैं इंग्लैंड में अपनी मनुस्क्रिप्ट भेजने में पोस्टेज यानी जो डाक पर जो एक पैसे देने पड़ते हैं तभी वो चीज तो जाएगी वहां पे ट्रांसपोर्ट होके। तो वो कह रहा है कि वह उसको अपनी मनुस्क्रिप्ट को प्रतियोगिता के लिए इंग्लैंड भेजेगा और उस पर डाक पर एक बड़ी रकम खर्च करेगा, पैसे खर्च करेगा। तो इससे पहले वह उस पत्रिका के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता था कि यह पत्रिका कहाँ की है, कैसी है, इसका एडिटर कौन है और ये फ्रॉड भी है कि नहीं है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के एंट्रेंस गेट पर कोई लंबे चौड़े साइन बोर्ड या नोटिस नहीं लगे होते थे, ताकि वे आपको ये महसूस करा सकें कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र में घुस रहे हैं। And there were copies of these encounters lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और मैंने देखा कि वहाँ दी एनकाउंटर की कई कॉपीज कई जगह रखी हुई थी, लेकिन पढ़ने वालों ने उन्हें ज्यादा छुआ नहीं था। यानी मतलब ये है कि उनको ज्यादा लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं था, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे ज्यादा। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. जब मैंने द एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा तो एकाएक मेरे सिकड़े हुए दिल में मानो एक घंटी बज गई। It was the poet who had visited the Gemini studio. यह वही कवि थे जो जेमिनी स्टूडियो आए थे काफी समय पहले। I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे अपना खोया हुआ कोई भाई वापस मिल गया हो, और मैं लिफाफे को सील करते हुए गाना गुनगुनाने लगा। I felt that he too would be singing the same song at the same time. मुझे ऐसा लग रहा था कि वह एडिटर भी इसी समय यही गाना गा रहा होगा। Long lost brothers of Indian films discovered each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. इंडियन फिल्म में लंबे समय से बिछड़े हुए भाई फिल्म की पहली रील और आखिरी रील में एक ही गाना गाकर एक दूसरे को ढूंढते हैं। तो जो पोएट है वो फिल्म में खुद को और उस एडिटर को एक बिछड़े हुए भाइयों की जगह पर इमेजिन कर रहा है।
और सोच रहा है कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ वैसे ही वो भी गाना गा रहा होगा और एक दिन हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन, दैट वाज हिज नेम। स्टेफन स्पेंडर, अच्छा स्टेफन, तो यह उसका नाम था। अब कवि को उसका नाम भी पता चल चुका था। And years later, when I was out of Gemini Studio and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर हो चुका था, तब मेरे पास बहुत समय था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, तो हर सस्ती मिल रही चीज मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा हुआ था और हर किताब की कीमत सिर्फ 50 पैसे थी। Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. असल में वे एक ही किताब की प्रति थी, यानी एक ही किताब की बहुत सारी कॉपीज थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन की 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर, यानी रशियन क्रांति के अवसर पर, यह किताबें कम कीमत पर मिल रही थी स्टूडेंट एडिशन में, यानी स्टूडेंट कॉलेज स्कूल वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए, और भी लोग पढ़ सकते थे, लेकिन जो रशियन रेवोल्यूशन के एनिवर्सरी के अवसर पर ये किताबें उनकी तरफ से सस्ती बांटी जा रही थी। I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. मैंने 50 रुपए देकर द गॉड दैट फेल्ड नाम की बुक की एक प्रति उठाई। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their delusionized return. Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Silone, Arthur Koestler, Louis Fisher and Stephen Spender. इसमें 6 प्रमुख साहित्यकारों ने अलग अलग निबंधों में कम्युनिज्म के अंदर अपनी यात्रा और ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी वापसी का वर्णन किया था। और ये साहित्यकार थे, ये पोएट थे जिनका नाम था आंद्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोएस्लर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर। Stephen Spender? Suddenly, the book assumed tremendous significance. स्टेफन स्पेंडर का नाम बस पढ़ते ही उस किताब का महत्व मेरे लिए बहुत बढ़ गया। वह किताब अब मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी थी। स्टेफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। स्टेफन स्पेंडर, यह तो वही कवि है जो कई समय पहले जेमिनी स्टूडियो आया था। क्या उसकी यह बुक है? क्या उसकी ही यह नोवेल है? In a moment, I felt the dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. एक ही पल में मुझे लगा कि मेरे अंधेरे मन में
रोशनी छा गई हो। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। स्टेफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना अब मेरे लिए एक रहस्य बनकर नहीं रह गया था। The boss of the Gemini studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर की कविताओं से कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी बुक से तो था जो कि अभी अभी पोएट ने खरीदी थी, जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। तो आखिरकार हमारा यह चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।